दोस्तों 1936 में आई लेखक डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अपने पारस्परिक संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत पुरानी किताब होने के बावजूद भी ये आज भी बहुत पॉपुलर है और इसकी तकरीबन 15 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं, जो कि इसे एक बेस्ट सेलर किताब बनाने के लिए काफी है। तो चलिए जानते हैं कि इस किताब में ऐसी कौन सी बातें लिखी गई हैं जिसकी वजह से ये किताब इतनी पॉपुलर है। दोस्तों इस किताब की समरी को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल अभी बहुत नया है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हर दिन एक नई किताब की समरी को पोस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की समरी को सुनना। सबसे पहले हम उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे आप लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। पहला उसूल है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेमन और कंप्लेन, यानी लोगों की कभी भी कड़वे शब्दों में आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। पहला उसूल हमसे ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव क्यों करता है और इसके पीछे की वजह क्या है। सच मानिए ये आलोचना और निंदा करने से ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम में भी सहनशीलता आ जाएगी। उस उसूल को खुद महान अब्राहम लिंकन ने भी अपनाया था। एक बार उन्होंने अपना अनुभव बांटते हुए कहा था कि मैं पहले अपने विरोधियों की आम रूप से खूब आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से ही अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी की भी सीधे तौर पर आलोचना करना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये भी बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही सलाह देने लगे कि सीधे तौर पर आलोचना करना नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए हमेशा हमें सही ढंग से पेश आना चाहिए। दूसरा उसूल कहता है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नियत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करें। एक ऐसा तरीका भी है जिससे हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं, और दूसरा उसूल यही सिखाता है कि किस तरह से हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी इंसान की प्रशंसा करते हैं तो आपकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से जिंदगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी इस प्रशंसा को संजोए रखता है और ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करे। एग्जाम्पल के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को एक बड़ी दिक्कत का सामना तब करना पड़ा जब मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफ्टी हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाते ही वो उस हेलमेट को निकाल देते थे। ऐसे में उस मैनेजर ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें ये हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे या फिर इनकी फिटिंग खराब है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये हेलमेट्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए ही बने हैं। वो नहीं चाहते कि उनके कीमती मजदूरों को चोट लगे। ये सुनते ही मजदूरों ने उस वक्त से ही हेलमेट रोजाना पहनना शुरू कर दिया और उस मैनेजर का ये तरीका काम आया। तीसरा उसूल कहता है किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना, यानी लोगों को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस या प्रोत्साहित करना। इसका बड़ा साधारण सा उदाहरण है, जब आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दें कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उसको बड़े ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दें ताकि उनको लगे कि ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उनका भी है। ऐसा करने से लोग इसे अपनी योजना समझकर और भी ज्यादा मददगार साबित होंगे। इस मनोवैज्ञानिक सोच का हम बड़ी आसानी से अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक डेल कार्नेगी अपना ही एक अनुभव बांटते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वो विद्यार्थियों के लिए बड़े ही सफल लेखकों को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे। समस्या ये थी कि सभी लेखक बहुत व्यस्त थे, इसलिए डेल लगभग कुछ टाइम के लिए पहुंच गए और 150 विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक खत लिखा
और इन लेखकों को भेज दिया। इस खत को पढ़ते ही ये सभी व्यस्त लेखक अपने अपने देश को छोड़कर ब्रुकलिन में भाषण देने के लिए पहुंच गए थे। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा गया था? दरअसल डेल ने उसी उसूल का फायदा उठाया। उस खत पर सभी 150 विद्यार्थियों ने दस्तखत किए थे और उन लेखकों से विनती की थी कि अगर उनके जैसा महान लेखक अपना समय निकालकर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात होगी। भाई ऐसा खत पढ़कर तो कोई भी पिघल जाएगा। तो ये थी अपने आसपास के लोगों को वश में करने की कुछ तरकीबें। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने वाली अपनी सोशल स्किल को मजबूत बना लेंगे। ये बात तो आप भी मानेंगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का काम करता है या उस व्यक्ति की बात मानता है जिसे वो पसंद करते हों। चलिए अब बात करते हैं उन टेक्निक्स के बारे में जिसकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। पहली टेक्निक है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी सही मायनों में लोगों में अपनी दिलचस्पी दिखाइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सच्ची दोस्ती कायम करना चाहते हैं तो इस उसूल को हमेशा ध्यान में रखें। अगर हम किसी के सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए अपने वक्त के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा और अपने हर तरह के स्वार्थ को सब चीजों से परे रखना होगा। जिसका एक बहुत ही सही एग्जाम्पल ये है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं और अगर इसी शुरुआती समय में उसी की मातृभाषा का उपयोग करते हैं तो वो व्यक्ति हमें ज्यादा पसंद करता है। अब इससे हमारा मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाइए। उदाहरण के लिए किसी भी सफल बिजनेस इंटरव्यू का राज आखिर क्या हो सकता है? हार्वर्ड के भूतपूर्व प्रेसिडेंट W. एलियट के अनुसार सफल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई भी बड़ा राज नहीं है। यहाँ आपको बस एक ही चीज करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफी बारीकी से सुनना, उसमें दिलचस्पी दिखाना, क्योंकि आप अगर उन्हें अहमियत देते हैं तभी वे भी आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स देने लगते हैं। दूसरा उसूल कहता है कि याद रखिए कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों ना लिया जाए। वरना ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई अपने नाम को रोशन करना चाहता है। प्रसिद्ध लेखक शेक्सपियर ने बखूबी कहा है, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन शायद वे ये बात भूल गए कि हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका नाम, क्योंकि नाम की वजह से ही हम एक दूसरे से अलग होते हैं। नाम हर इंसान की पहचान होती है और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाएं तो ये ज्यादा कारगर साबित होता है। और ये उसूल आप अपने से नीचे तबके के साथ आजमा कर देख सकते हैं, जैसे ड्राइवर, वेटर या चपरासी। अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है। तीसरा उसूल कहता है कि दूसरे इंसान के इंटरेस्ट की बात करें। अगर हम किसी के साथ ज्यादा देर तक बिना बोर किए हुए बात करना चाहते हैं तो ये उसूल हमें याद रखना होगा कि हमें उस इंसान के इंटरेस्ट की बातें करनी चाहिए। इससे आप दोनों की बातें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और काफी देर तक चलेंगी। जैसे हम अगर किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बात करते जाते हैं तो इससे उस इंसान की रुचि धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम उस इंसान के साथ उसकी रुचि की बातें करते हैं तो आपके साथ साथ उस इंसान को भी आपसे बात करने में अच्छा लगेगा और आपकी बातें ज्यादा देर तक चलेंगी। अब जैसे कि विलियम लियोन जो एक साहित्य के प्रोफेसर हैं, वो बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वो अपनी आंटी के साथ वीकेंड बिताया करते थे। एक शाम एक मध्य उम्र के व्यक्ति उनकी आंटी से मिलने पहुंचे और कुछ समय उनकी आंटी के साथ बिताने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान नन्हे विलियम पर लगाया। उस वक्त उन्हें बोट्स में काफी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो गेस्ट भी उनसे बोट्स के बारे में ही बातें करने लगे। उन्हें उस आदमी से बात करने में मजा आ रहा था और जैसे ही वो वहाँ से चले गए, नन्हे विलियम ने उनकी तारीफ अपनी आंटी से शुरू कर दी। लेकिन वो तब चौंक गए जब उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि वो आदमी न्यूयॉर्क में एक वकील थे और उन्हें दरअसल बोट्स में कोई भी रुचि नहीं थी। तो वो तो सिर्फ तुमसे ही बात करना चाह रहे थे और तुम्हारे इंटरेस्ट की बातें वो कर रहे थे और तुम्हारी बातें वो इसलिए इतनी दिलचस्पी से सुन रहे थे क्योंकि वो एक बहुत ही भले इंसान हैं। अगला उसूल कहता है कि लोगों को इम्पोर्टेंस दीजिए और उन्हें महसूस कराएं कि वो खास हैं।
जैसा कि हमने पिछले उसूल में बताया कि दूसरे इंसान की रुचि जागृत करना बहुत जरूरी होता है और ये मुमकिन हो पाता है उस इंसान की रुचि के बारे में बात करने से। और अब हमें उस उसूल से ये भी पता चलता है कि उस इंसान को खास साबित करना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी बातों से दूसरे इंसान को ये लगने लगे कि वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे आपके और उस इंसान के बीच के रिश्ते और भी गहरे होते चले जाएंगे। इस उसूल के बारे में ये छोटी सी कहानी इस किताब में दी गई है। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को देर रात तक पार्टी के बाद सुरक्षित अपनी कार में घर पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी साइन बोर्ड देखने के बावजूद डेविड ने जानबूझकर गलत मोड़ ले लिया और तभी उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। उन्होंने डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? अब अगर इस स्थिति में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को एक रूखा सा जवाब दे देते तो वो फंस जाते, लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और ईमानदारी से अपनी गलती मानी और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है और साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैंने गलत मोड़ ले लिया। जो भी जुर्माना है मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अपना फर्ज निभाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश को आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है। अब ये सुनते ही मानो पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद घोल दिया हो। उन्होंने न सिर्फ डेविड को माफ किया बल्कि उनका लाइसेंस लौटाकर शराबी दोस्तों को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर भी शाबाशी दी और वहां से बिना जुर्माने के ही उन्हें जाने दिया। तो दोस्तों, उन सभी उसूलों को आप भी अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो इनका अभ्यास कीजिए और देखिए कि किस तरह आपके आसपास के लोग आपको पसंद करने लगते हैं। अब लोगों को वश में करने और लोगों का पसंदीदा बनने के लिए हम जानेंगे अपनी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है। इसके लिए पहला उसूल दिया गया है कि एक जबरदस्त बहस को एक तरीके से जीता जा सकता है और वो है उसकी उपेक्षा करके। अब आखिरकार हम इस निश्चय पर आ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी बहस का सबसे बढ़िया नतीजा पाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो है उस बहस को टाल देना। किसी भी बहस को उसी तरह टाल देना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेड़ी या शराबी को टाल देते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी बहस एक ही नोट पर खत्म होती है और वो है असहमति। क्योंकि 10 में से 9 लोग बहस के बाद इस बात पर और भी ज्यादा यकीन करने लगते हैं कि उनका मानना और उनकी सोच सही है, और इससे आपस में और भी ज्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि इससे बचा जाए। यहाँ पर दूसरा उसूल कहता है कि कभी भी दूसरों की दी हुई एडवाइस की इज्जत करें। ये कभी भी ना कहें कि तुम गलत हो। हम किसी की भी बुराई सीधे सीधे नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम किसी को अपना दुश्मन खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं। किसी को ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा महसूस करने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि आप इसके बजाय ये कह सकते हैं कि कैसे वो अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जरा सोचिए कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और कंपनी में इंसेंटिव्स देने का एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं, तो आप अपने सिस्टम को किस तरह से पेश करेंगे? ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि करंट सिस्टम में कहाँ कहाँ खामियां हैं और फिर अपने नए आइडिया को डिफेंड या प्रमोट करने में जुट जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत रास्ता है। मीटिंग में सबसे पहले ये पूछना ज्यादा बेहतर होगा कि सभी के मुताबिक ऑन गोइंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर क्या क्या दिक्कतें आपको मिल रही हैं। फिर अपने आइडियाज को सामने रखते हुए उनके विचार जानना जरूरी होता है। इस तरह से न सिर्फ आपके आइडिया को स्वीकार किया जाएगा बल्कि उसमें काफी लोग दिलचस्पी भी लेंगे। तीसरा उसूल यहाँ पर कहता है कि अगर आप गलत हैं तो तुरंत ही अपनी गलती मांगकर माफी भी मांग लें। यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है जो हमारी बातों में और हमारे नेचर में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और साथ में हम अपना बचाव करने की कोशिश भी करते रहते हैं। लेकिन हमें ये उसूल ध्यान में रखना होगा कि जब हम कभी गलत होते हैं तो तुरंत ही हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई भी छोटा नहीं हो जाता, और ये बात हमें ये उसूल भी सिखाती है
कि हमें अपनी गलती को स्वीकार करना कितना सही होता है, क्योंकि गलती करने के बाद उसका बचाव करने से ज्यादा फायदेमंद ये है कि आप अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ मान लें और अपने दिमाग में हमेशा ये बात याद रखें कि आप एक इंसान हैं और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। इसका सीधा उदाहरण लेखक डेल कार्नेगी ने अपनी निजी जिंदगी में हुए वाकया को बांटते हुए इस किताब में बताया है। डेल ने बताया कि एक दिन वो अपने पालतू कुत्ते को घुमाने जंगल में ले जाया करते थे, लेकिन जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता था, इसीलिए वो उसे जंजीर से नहीं बांधते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे इस तरह देख लिया और लेखक को जमकर डांट लगाई। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उनके पालतू कुत्ते को खुलेआम देखा तो वो उन्हें अदालत में घसीटेगा। अब कुछ दिनों तक डेल कार्नेगी ने पुलिसमैन की बात मानकर अपने पालतू कुत्ते को जंजीर से बांध कर रखा ताकि आसपास के लोग और बाकी छोटे जानवर सुरक्षित रहें। लेकिन एक दिन फिर डेल ने अपने कुत्ते को अपनी जंजीर से नहीं बांधा और इस बार दोबारा उसी इंस्पेक्टर ने डेल को देख लिया। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ भी बोलते, लेखक डेल ने अपनी ही गलती मानते हुए उनसे कह दिया कि मुझे माफ कीजिए, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी और मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इतने प्यारे कुत्ते को बांधने का आखिर किसका मन करेगा। लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे थे और पुलिस ऑफिसर ने उन्हें माफ भी कर दिया। दोस्तों, अगला उसूल कहता है कि सामने वाले व्यक्ति की सोच को समझें। दोस्तों, कई बार हमारी नजरों में एक इंसान काफी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक परे उस इंसान के मन में ये भाव होते हैं कि वो तो बिल्कुल सही है। यही होती है अपनी अपनी सोच, जो जरूरी नहीं कि सभी की सोच एक जैसी हो। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उन्हें बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो पाएंगे। हो सकता है आगे दी हुई कहानी से आप इस प्रिंसिपल को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सर कार्टर अपनी पत्नी को हमेशा एक बात के लिए ताने कसा करते थे कि आखिर वो सारा समय बगीचे में पौधों को संवारने में क्यों बिताती हैं। कार्टर की बातों से परेशान होने के बाद भी उनकी पत्नी उन्हें कुछ भी नहीं कहती, लेकिन एक लंबे समय के बाद सोच विचार कर आखिरकार कार्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को बागवानी करना कितना पसंद था और ये कि उन्हीं की वजह से कार्टर का बगीचा सबसे बढ़िया लगता था। लेकिन अपनी पत्नी की तारीफ करने के बजाय वो उन्हें डांट दिया करते थे। आखिरकार कार्टर ने बगीचे में व्यस्त अपनी पत्नी से माफी मांगी और उनकी तारीफ करते हुए उनके साथ बगीचे में समय बिताना शुरू कर दिया। इस तरह कार्टर ने अपनी पत्नी के विचारों को समझा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। दोस्तों, इससे अगला उसूल कहता है कि हमें हमेशा एक अच्छे और नेक कारण को ध्यान में रखना चाहिए। आम तौर पर लोग दो तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, एक जो उनका मन कहता है और दूसरा जो उन्हें ठीक लगता है। इन दोनों बातों में फर्क है। लोगों का उस रास्ते को चुनना ज्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगता है, लेकिन रियलिटी में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात को ख्याल में रखता है कि उसके किसी भी बर्ताव से लोगों पर क्या असर होगा। यानी वो अपने इस महान लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलता और यही बात जाहिर तौर पर उसके लिए फायदेमंद भी होती है। इसके आगे का उसूल कहता है कि अपने सभी आइडियाज को बड़े ही जबरदस्त तरीके से पेश करना चाहिए। कई बार सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं होता, आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है और अपने सच को या अपनी सोच को और भी ज्यादा मजेदार बनाना पड़ता है। आपको किसी शोमैन की तरह बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को पेश करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ध्यान आकर्षित कर पाते हैं। कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लफ्जों में कहना काफी नहीं होगा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई कितनी भी साधारण सी सच्ची कहानी क्यों न हो, लेकिन फिल्मकार को उसे अपने दर्शक तक पहुंचाने के लिए नाटकीय रूप को अपनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमें अपनी सोच को नाटकीय रूप देना जरूरी होता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ किया इंडियाना की कैथरीन विलियम्स ने, जिन्हें अपनी नौकरी में कुछ दिक्कतें आ रही थीं और वो ये समस्या अपने बॉस के साथ बांटना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। उनके बॉस अपनी व्यस्त दिनचर्या की वजह से उनसे अपनी मीटिंग को टाल रहे थे और ना ही उनकी सेक्रेटरी ठीक से जवाब दे रही थी। एक हफ्ता यूं ही बीतने वाला था
और कैथरीन को जवाब चाहिए था। आखिरकार उन्होंने अपने बॉस को एक नोट लिखा जिसके अंदर एक पत्र भी था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि मैं जानती हूँ आप कितने व्यस्त होंगे अपने शेड्यूल की वजह से, लेकिन कृपया आप मुझे इस फॉर्म में 2 रिक्त स्थानों को भरकर मुझे दे दीजिए। पहले रिक्त स्थान में था कि आप मुझे किस तारीख पर मिल रहे हैं और दूसरे में था कि आप मुझे अपना कितना समय देंगे। ये देखते ही कैथरीन के बॉस प्रभावित हुए और उन्होंने कैथरीन के साथ तुरंत ही मीटिंग फिक्स कर दी, जिसके बाद आखिरकार उनकी समस्या दूर हो गई। दोस्तों, अगला उसूल कहता है कि लोगों को पॉजिटिव रूप से चैलेंज करें ताकि वो अपना बेहतरीन कर पाएं। एक बहुत बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट फेडरिक ने अपनी सालों की रिसर्च से ये जानने की कोशिश की कि एक छोटे से कारखाने में काम करने वाले मजदूर से लेकर एक बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव तक के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है। फेडरिक ने हजारों मजदूरों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, जिसमें उन्होंने 3 चीजों का भी जिक्र किया: तनख्वाह, आरामदायक काम करने की जगह या फिर कुछ और। जब इस रिसर्च के परिणाम सामने आए तो फेडरिक को चौंकाने वाले थे, क्योंकि परिणाम कुछ ऐसे ही थे। दरअसल लोगों को सबसे ज्यादा खुद उनके काम ने ही प्रोत्साहित किया था, जिससे ये साफ हो गया था कि ज्यादा तनख्वाह और अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट से ज्यादा लोगों को उनके काम ने प्रभावित किया था। इससे ये साफ होता था कि अगर किसी का काम ही मजेदार हो और रुचिकर हो तो लोग और भी ज्यादा मन लगाकर काम करते हैं और उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ अपने आप को और ज्यादा निखारने के लिए लोग खुद मेहनत करते हैं ताकि वो मुकाबले में भी बने रहें और अपने आप को और निखार भी सकें। क्योंकि जहाँ बात चैलेंज की आती है तो लोग चैलेंज में बने रहने को और अपने आप को साबित करने के लिए भी जान से मेहनत करते हैं। एक लीडर बनना एक बड़ी खासियत होती है जिसकी समझ की हर व्यक्ति को जरूरत है। अब जानते हैं कि लोगों को बिना भड़काए या नाराज किए हम किस तरह से बदल सकते हैं। इसके अंदर पहला उसूल कहता है कि पूरे ईमानदारी के साथ आप लोगों की तारीफ करें। जैसे कि हम जब सुबह सुबह अपने ऑफिस जाते हैं और अपने कॉलीग्स के साथ बड़े ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, तो फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका मूड भी ठीक बना रहता है। अगर हम किसी की तारीफ में कुछ बातें करते हैं तो ये बात काफी लंबे अरसे तक याद रखी जाती है और इससे आपके और उस इंसान के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। दूसरा उसूल कहता है, गलतियां सबसे होती हैं, आप उनकी गलतियां बताओ लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे कि उन्हें बुरा ना लगे। मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब हमें किसी को उनकी खामियां बतानी पड़ती हैं या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो। इस उसूल से हम ये सीखते हैं कि जब कभी हमें ऐसा करना हो तो ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले उनकी तारीफ करना जरूरी है। उस इंसान को पहले ये बताएं कि उनकी क्या खूबियां हैं। ऐसा करने से वो इंसान कम बुरा मानता है। अगर हम किसी की बुराई या उसकी खामियां सीधा सीधा ही बता देते हैं तो ऐसे में उनका बुरा मानना लाजमी हो जाता है। चौथा उसूल कहता है कि सीधे सीधे आदेश देने से बेहतर है कि उनसे सवाल पूछे जाएं। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाई जाए और लोगों के बीच आप अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं तो ये उसूल बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस उसूल की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभार सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम किसी को सीधे ही आदेश देने से बेहतर उनसे सवाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो उस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी वक्त पर अपने ग्राहकों के ऑर्डर्स को पूरा कैसे करें। तो ऐसे नाजुक वक्त पर उस मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को ज्यादा मेहनत के साथ काम करने का आदेश देने के बजाय सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए, जिसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वाकई काबिले तारीफ था। मैनेजर ने कर्मचारियों से सवाल किया, हम इस ऑर्डर को किस तरह से संभाल सकते हैं? क्या कोई सुझाव दे सकता है कि इस ऑर्डर को कैसे पूरा किया जा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे हम समय को मैनेज करके ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं? अब एक के बाद एक सभी कर्मचारियों से अलग अलग तरह के सुझाव आने शुरू हो गए, जिससे काम को पूरा करने में काफी ज्यादा आसानी हुई। जहां पहले ऑर्डर को पूरा करने की चिंता सिर्फ मैनेजर को थी, अब वहां सब कर्मचारियों ने मिलकर इस जिम्मेदारी को अपना बना लिया था और सभी का रवैया
हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं में बदल गया था। इससे आगे का उसूल कहता है कि दूसरों का आत्मसम्मान आपको बढ़ाते रहना चाहिए। अगर कोई इंसान कभी अपनी ही नजरों में गिर जाता है तो ये उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक होता है और इससे बाहर निकलने के लिए उस इंसान को काफी ज्यादा समय लग जाता है। किसी इंसान को छोटा महसूस कराना उस इंसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा होता है, क्योंकि आखिर में किसी इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि हर इंसान के लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है। यहाँ पर लेखक ने एक कहानी भी बताई है। एक 10 साल के बच्चे को गाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके अध्यापक ने ये कहकर उसे डीमोटिवेट कर दिया कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज बेहद ही भद्दी है। पर उस 10 साल के बच्चे की माँ ने हार नहीं मानी। वो उसे प्रोत्साहित करती है, उसकी हर कोशिश पर उसे शाबाशी देती है। ये वही बच्चा था जो एक दिन ओपेरा सिंगिंग का बादशाह कहलाया, जिसका नाम था एनरिको कारुसो। इससे अगला उसूल कहता है कि एक छोटा सा सुधार भी तारीफ का हकदार होता है। इस उसूल को असल जिंदगी में ढालने से आप किसी भी इंसान को सिर्फ सुधार ही नहीं सकते, बल्कि उस इंसान को पूरी तरह से बदल सकते हैं, उस इंसान का पूरा कायाकल्प कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बेहद छोटे से सुधार और उसकी सराहना से। अगर हम किसी इंसान की खूबियों को भांप कर उसकी सराहना करते हैं तो ये काफी हद तक उस इंसान के लिए और भी ज्यादा सुधार में मदद करता है। यहाँ पर इस उसूल को समझाने के लिए लेखक एक कहानी का माध्यम यूज करते हैं। टॉमी नाम के स्कूल के एक शरारती विद्यार्थी को इसी उसूल की मदद से 4th ग्रेड की अध्यापिका हॉप्किंस ने सुधारा। कक्षा के पहले ही दिन हॉप्किंस ने सभी बच्चों की तारीफ की और जैसे ही टॉमी की बारी आई, हॉप्किंस ने टॉमी से कहा, टॉमी तुम एक पैदाइशी लीडर हो और तुम ही इस कक्षा को सबसे अच्छी कक्षा बनाने में इस साल मेरी मदद करोगे। उस वक्त टॉमी मानो बदल ही गया हो। हर सुधार के साथ वो एक बेहतर विद्यार्थी भी बनता जा रहा था, जिसका सारा श्रेय उसकी टीचर हॉप्किंस को जाता है। अगला उसूल कहता है कि आप लोगों को प्रोत्साहित करें और उन्हें प्रेरित करते रहें। अगर आप किसी से सीधा सीधा ये कहते हैं कि उनमें काम करने की क्षमता ही नहीं है और ना ही आपको उन पर भरोसा है, तो आप उस इंसान में कभी भी सुधार नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही ऐसा कहकर सारी संभावनाओं का गला घोंट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उस इंसान को ये दर्शाते हैं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं और आपको ये यकीन है कि वो अपने आप को सुधार भी सकते हैं, तो आप उस इंसान में गजब का बदलाव देखेंगे, क्योंकि वो इंसान पहले से ही मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ काबिलियत है, और दूसरा वो पूरी कोशिश करने में भी जुट जाएगा कि वो आपको निराश ना करे। एक बार स्टोर के मालिक गोम्स ने बताया कि उनके स्टोर में एक ऐसा ही कर्मचारी था जो कभी भी प्राइस टैगिंग का काम ठीक से नहीं करता था, जिस वजह से काफी ज्यादा उलझन होती थी और ग्राहकों को भी शिकायत होती थी। जब बार बार बताने पर भी उस कर्मचारी पर कोई असर नहीं हुआ, तो गोम्स ने एक दिन कैबिन में उसे बुलाकर पूरे स्टोर की प्राइस टैगिंग का सुपरवाइजर बना दिया। अब भले ही ये आपको बचकाना लगे, लेकिन उस कर्मचारी ने उसके बाद जबरदस्त सुधार दिखाया और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी भी निभाया। दोस्तों, इसके आगे अगला उसूल बताता है कि आपको ध्यान रहे, जब कोई भी इंसान आपके कहे हुए काम को करे तो खुश होकर करे और पूरे मन से करे। ध्यान रहे कि कोई भी व्यक्ति जब आपके कहे हुए काम को करे तो खुश होकर और पूरे मन से करे। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप अपने आप को पहले उसकी मर्जी से करवाएं और ध्यान रखें कि ये काम करने में उसे खुशी हो। डेल कार्नेगी ने एक बयान में बताया था कि इस बात में दो राय नहीं है कि इंसान सही अप्रोच और सही नियत से अपने आसपास के लोगों को बड़ी ही आसानी से प्रभावित कर सकता है और ढेर सारे दोस्त भी बना सकता है, लेकिन किसी भी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम निकलवाना किसी भी अच्छे इंसान की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये मानना एक हद तक गलत होगा कि इन सभी उसूलों और अप्रोचेस को अपनाने के बाद आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जिसकी आपने उम्मीद की है, क्योंकि आप ये कभी भी माप नहीं सकते कि कौन इंसान किस तरह का बर्ताव करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। लेकिन ज्यादातर लोगों के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप इन सभी उसूलों और अप्रोचेस से लोगों के हाव भाव में बदलाव तो ला ही सकते हैं।
अगर आप इन सभी उसूलों का उपयोग करने में 25% भी कामयाब होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं कि आपको इस किताब की समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करके अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।